Hello everyone, welcome to my UPSC MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जाम डेट भी एग्जाम का बता दिया है। 3 फेज में एग्जाम होना है असिस्टेंट प्रोफेसर का। जुलाई और अगस्त 2026 में 3 फेज में एग्जाम होगा। इसका मतलब लगभग सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आएंगी और होपफुली पिछली बार से ज्यादा आएंगी। जनरल स्टडीज के पेपर की रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले आपके सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज करवाते हैं, लेकिन अभी जनरल स्टडीज की करवा रहे हैं। 7 टेस्ट इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। जो पेपर फर्स्ट है जीएस पेपर फर्स्ट, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 एमसीक्यूज। हम भी आपको सभी टेस्ट में टेस्ट सीरीज में 50 एमसीक्यूज ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज या फुल लेंथ टेस्ट सभी मिलेंगे। लास्ट में बाद में एग्जाम से 1 महीना पहले आपको रिवीजन टेस्ट भी करवाए जाते हैं। इसमें कंप्लीट सिलेबस इंक्लूड है आपका, और रेगुलर अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं तो इजीली आपका यहां से 40+ कहीं कोई नहीं रोक रहा है आपको, ये मान के चलिए। नए हैं तो वेब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर रेगुलर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यही टाइम है। अभी लगभग 6 महीने बाकी है एग्जाम में। एग्जाम तक आपको ये टेस्ट सीरीज, ये बैच मिलेगा। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। आज का जो टेस्ट है ये पूरे सिलेबस पे बेस्ड है, फुल लेंथ टेस्ट है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ है, और धूपगढ़ की है 1352 मीटर। और धूपगढ़ है ये सतपुड़ा रेंज में आता है। कहां पे? सतपुड़ा मैकाल रेंज। और उसमें भी स्पेशली जो महादेव रेंज है, महादेव हिल्स है, महादेव हिल्स का पार्ट है धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये ध्यान रखना है। अब हमसे पूछा है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये किस एरिया में है, किस रीजन में है? तो ये भांडेर रेंज में है। किस में? भांडेर पर्वत श्रृंखला है, भांडेर रेंज उसमें है। और भांडेर किसका पार्ट है? भांडेर इज ए पार्ट ऑफ विंध्याचल रेंज। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसका हिस्सा है भांडेर। ये डिफरेंस ध्यान रखना है हमें। धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है 1352 मीटर, ये महादेव हिल्स में है। और महादेव हिल्स सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और जो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है ये भांडेर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो विंध्याचल रेंज में आता है। और इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। और ये जो सिद्ध बाबा है ये स्पेशली पन्ना, छतरपुर और दतिया का क्षेत्र शामिल है इसमें। कौन सा? पन्ना, छतरपुर और दतिया। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर अहिल्याबाई की 300वीं जयंती कब मनाई गई है? अभी रिसेंटली ही अहिल्याबाई होलकर इनकी 300वीं जयंती मनाई है, और वो राष्ट्रीय स्तर पर मनाई है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे देश में मनाई गई है। और इसको लेके मध्य प्रदेश सरकार ने महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर एक सांस्कृतिक और विरासत परियोजना अहिल्या लोक की भी घोषणा की है। तो अहिल्या लोक कहां पे बनेगा? ये महेश्वर में बनेगा, नर्मदा नदी के तट पे बनेगा। अहिल्याबाई होलकर है, ये होलकर वंश की सब फेमस शासक रही है मालवा में, जिन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था नर्मदा नदी के तट पे। अब हमसे पूछा है इनकी 300वीं जयंती कब मनाई गई? तो इनकी 300वीं जयंती 31 मई 2025 को मनाई गई थी। इन्होंने कई सांस्कृतिक संरक्षण में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। स्पेशली जो प्रमुख टेम्पल्स हैं, उनके घाट हैं या उनका पुनर्द्वार है, जिसमें जैसे चाहे काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ हो, द्वारका या फिर रामेश्वरम हो, इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है।
खिवनी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? खिवनी वन्यजीव अभयारण्य है, अभी वैसे तो देखिए मध्य प्रदेश के जो अदर अभयारण्य हैं, अन्य जो अभयारण्य जैसे पेंच है, बांधवगढ़ है या कान्हा है, वहां पे ये जो ढोल है जिनको कहा जाता है क्यूओन एल्पिनस, क्यूओन एल्पिनस कहा जाता है ढोल। ये एशियाई जंगली कुत्ता होता है और अभी ये आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये किसमें? एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जिसको लुप्त प्राय कहा जाता है। और अभी रिसेंटली ये देखा गया है मध्य प्रदेश के खिवनी वन्यजीव अभयारण्य में। ये काफी देखिए एंडेंजर्ड में है तो मान के चलिए कि बहुत कम है, और ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये जो ढोल है, ये जो जंगली कुत्ते हैं, ये ग्रुप में या झुंड में रहते हैं, लेकिन इस वन्यजीव अभयारण्य में अभी सिंगल देखा गया है और ये पहली बार इसकी उपस्थिति है इस जंगली कुत्ता की यहाँ पे। और ये अभयारण्य पड़ता है देवास में। खिवनी वन्यजीव अभयारण्य देवास में है। हालांकि ये जो ढोल है जिसको जंगली कुत्ता कहा जाता है, ये इंदौर उज्जैन क्षेत्र के पास पहली बार ही देखा है। अदरवाइज इसकी जैसे हमने चर्चा की पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, इनमें तो पहले भी ये पाए जाते हैं, झुंड में रहते हैं ये, और ये काफी डेंजर होता है। ये इनका जो झुंड है, इवन ये कई बार टाइगर को भी चैलेंज देते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संस्करण में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिए उत्कृष्ट योगदान का 2025 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया है। ये कौन से रेलवे स्टेशन को दिया है? अभी ये दिया गया है मियाना रेलवे स्टेशन। और मियाना रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? मियाना रेलवे स्टेशन आता है गुना जिले में। कहाँ पे है? गुना डिस्ट्रिक्ट में है ये, इसको मिला है। इससे पहले भी जो प्राइज मिला था वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल को मिला था, और उसका भी नाम चेंज कर दिया गया था। हबीबगंज का भी रानी दुर्गावती कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया था। कमलापति रेलवे स्टेशन जो हबीबगंज हुआ करता था। माखन रेलवे स्टेशन है, ये माखन नगर का भी नाम चेंज, पहले इसका नाम बाबई हुआ करता था, बाबई जो अब चेंज करके इसका माखन नगर कर दिया गया है। कुंडेश्वर धाम की बात करें तो कुंडेश्वर धाम का भी पहले शिवपुरी नगर हुआ करता था, जो कुंडेश्वर धाम कर दिया है। ये सभी जगह के नाम चेंज किए हैं। हमारा जो 2025 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मियाना रेलवे स्टेशन गुना जिले में है। ये मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना हुई है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1962, 19 जनवरी 1962 को इसकी स्थापना हुई है। ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? ग्रेफाइट है मध्य प्रदेश में, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसके अकॉर्डिंग बैतूल ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से बैतूल जिले में पाया जाता है। मोहर उपबेसिन निम्न में से किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? मोहर उपबेसिन है, ये लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। अराउंड 300 प्लस स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है ये, 310 या 312 स्क्वायर किलोमीटर में है। और मोहर उपबेसिन जो है ये उत्तर प्रदेश की सीमा इससे लगती है, और ये सिंगरौली कोयला क्षेत्र में है। सिंगरौली जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का कोलफील्ड का।
मध्य प्रदेश में जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का जो संयंत्र है वो बंसगढ़ी में है। कहां पे है? बंसगढ़ी में। बंसगढ़ी में है। और बंसगढ़ी कहां पे है? ये मंडला में है। मंडला जिले में बंसगढ़ी में है ये। और ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित है ये जो संयंत्र है। गांधी सागर बांध से नहरों के द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? गांधी सागर बांध से नहरों द्वारा सिंचाई 1960 में शुरू की गई थी। बांध का निर्माण हुआ था इसका 1954 में और फिर 1970 में पूरा कंप्लीट हुआ था इसका, लेकिन जो इरिगेशन और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो 1960 में ही प्रारंभ हो गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनना है। यह एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में विस्तृत है। जिनके बारे में पूछा जा रहा है तो वो एक भौगोलिक और सांस्कृतिक एरिया है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। ये सेमी एरिड रीजन में है। मध्य प्रदेश का जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसमें शामिल है। यह एक पठारी क्षेत्र है जिसमें अनेक छोटी पहाड़ियां स्थित है। यहाँ चंदेल और बुंदेला राजवंश का शासन रहा है। तो इनमें से वो कौन सा रीजन है? एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है इस तरीके का कि किसके बारे में बात हो रही है। भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र भी है, अर्धशुष्क क्षेत्र में है, पठारी एरिया है, छोटी पहाड़ियां हैं, चंदेल और बुंदेला राजाओं का यहाँ शासन रहा है। हम बात कर रहे हैं बघेलखंड की। किसकी? बघेलखंड की। क्योंकि देखिए अर्धशुष्क क्षेत्र का देखा जाए तो अर्धशुष्क क्षेत्र कौन से हैं? झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो इस रीजन में आते हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, दतिया, निवाड़ी, ये सब मध्य प्रदेश का एरिया है जो इस सेमी एरिड अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है। चंदेल शासनकाल के टाइम, और देखिए झांसी बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शहर है। चंदेल काल के दौरान ऐतिहासिक रूप से इसको जेजाक भुक्ति कहा जाता था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जेजाक भुक्ति किसे कहा जाता था, तो जेजाक भुक्ति चंदेल रूलर्स के टाइम पे ऐतिहासिक रूप से जेजा भुक्ति या जेजाक भुक्ति के नाम से बुंदेलखंड क्षेत्र को जाना जाता था। और 13वीं 14वीं शताब्दी में बुंदेला राजवंश के उदय के बाद बुंदेलखंड के नाम से जाना जाने लगा था ये। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा बुंदेलखंड। कौन सा आएगा? अच्छा बघेलखंड के कर दिया था क्या? बुंदेलखंड आएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा बुंदेलखंड। देखिए आजकल YouTube ने क्या है, एक नया सिस्टम शुरू किया है। वीडियो के नीचे हाइप लिखा आता है। हाइप, जैसे हम वीडियो को लाइक करते हैं वैसे ही हाइप का ऑप्शन दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पे हाइप पे क्लिक करके और सपोर्ट कीजिएगा। उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, आपको सिर्फ क्लिक करना है हाइप पे, तो उससे क्या रहेगा, हमें सपोर्ट मिलता है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वैसे टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में किस स्थान पर रहा है? चाहे 23-24 हो या 24-25, मध्य प्रदेश स्पेशली मिर्च में तो 16-17% पूरे देश का अकेला मध्य प्रदेश में ही प्रोडक्शन होता है, इसका पैदा होती है। ये मसाला उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं अंबेडकर? ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये करंट अफेयर्स में पूछा जाता है इस तरीके का कई बार क्वेश्चन। अभी रिसेंटली क्या है, महापरिनिर्वाण दिवस था। महापरिनिर्वाण दिवस था 6 दिसंबर को।
6 दिसंबर 2025, हर साल 6 दिसंबर को ये महापरिनिर्वाण दिवस आता है और इस पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया गया था। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि भी दी थी। उस टाइम वो मध्य प्रदेश में ही थे। अब हमारे सिलेबस के हिसाब से क्यों महापरिनिर्वाण क्या होता है, ये बौद्ध दर्शन से लिया है ये जो शब्द है, और इसका अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, और बौद्ध कैलेंडर में इसे सबसे पवित्र दिवस माना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न भी दिया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े 5 जगह हैं जिनको अम्बेडकर सर्किट के रूप में भारत सरकार विकसित कर रही है। एक है जन्म स्थान। जन्म स्थान वो महू में है। कहां पे है? महू में है। ये महू जो डॉक्टर अम्बेडकर नगर कर दिया गया है इसका नाम, अब ये मध्य प्रदेश में है, महू में। दूसरा जो इनका डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्मारक है, स्मारक मतलब शिक्षा भूमि, शिक्षा भूमि वो लंदन में है। दीक्षा भूमि की बात करें तो दीक्षा भूमि नागपुर में है, और महापरिनिर्वाण है ये दिल्ली में है। ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक पर्सनैलिटी का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, चाहे कभी वो अटल जी का पूछ लिया जाए, चाहे अम्बेडकर जी का, या लता मंगेशकर का, या किशोर कुमार का। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, या उनसे रिलेटेड कोई चीज बनाई जा रही हो या चर्चा में हो। इसमें मध्य प्रदेश में है, इनका जन्म स्थान है महू में। हाल ही में 3 साल 7 महीने की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटिंग वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? FIDE क्या है? FIDE देखिए, एक फ्रेंच वर्ड है। FIDE फ्रेंच वर्ड जो स्टैंड करता है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एक्कस करके है इसका कुछ, तो वहां से ये FIDE लिया गया है। एक फ्रेंच वर्ड है। इसको हमारे यहाँ कहते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। फ्रांस में FIDE मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल देश HCS करके है कुछ, और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन हमारे यहाँ कहा जाता है। एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है चेस के लिए, और ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है, टाइटल वगैरह लाइक ग्रैंड मास्टर वगैरह जैसे टाइटल देता है। तो या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे कि ये शतरंज खिलाड़ी कौन है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा एग्जाम में, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि अभी ये सबसे कम उम्र के जो बने हैं, इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है कोलकाता के अनीश सरकार का। ये हैं सर्वज्ञ कुशवाहा। सर्वज्ञ कुशवाहा का कहां से है? सर्वज्ञ कुशवाहा है सागर मध्य प्रदेश से। कहां से? सागर मध्य प्रदेश से हैं। अगर ये नहीं पूछा गया तो पूछा जाएगा कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वो अनीश सरकार हैं जो कलकत्ता से हैं। अगर ये भी नहीं पूछा गया तो हमसे ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियन जो कप है 2025, इसकी जो ट्रॉफी है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। और वो नाम चेंज किसके नाम पे किया गया है? तो वो जो शतरंज के महान ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, उनके नाम पे कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका नाम चेंज किया है। नई ट्रॉफी फाइड वर्ल्ड चेस कप 2025 की नई ट्रॉफी अब भारत के महान जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद, उनके नाम पे होगी। और ये भी नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछ सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है, फाइड के अध्यक्ष कौन है? तो फाइड के अध्यक्ष हैं अर्काडी ड्वोरकोविच। अर्काडी ड्वोरकोविच ये फाइड के अभी अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको हर तरीके से बताया है कि यहां से कुछ भी पूछा जाए हमारा गलत नहीं होना चाहिए। सर्वज्ञ कुशवाहा नाम ध्यान रखिएगा, ये सागर मध्य प्रदेश के हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये ढिंढोरी है। यहाँ पे
94 है व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा मालवा का लोक नृत्य है? मालवा का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? मटकी है। ये मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनके कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा हरिविनायक पाटस्कर। हरिविनायक पाटस्कर 1956 से और 65 तक, दिस वन। इनके बाद में आएगा निरंजन नाथ वांचू। निरंजन नाथ वांचू 1977 से और 78 तक राज्यपाल। और इनके बाद में आएगा बीडी शर्मा का। बीडी शर्मा ये 1980 और 81। और भाई महावीर ये रहे हैं 1989 से और 93। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी आएगा। 100% एक क्वेश्चन गवर्नर पे पूछा जाता है और जनरली इसी तरीके से पूछा जाता है, ना सिर्फ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी एग्जाम्स का सिलेबस कॉमन है एमपीपीएससी का, तो सभी में ही पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों में से सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? इनमें से पूछा है, इनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में जनरली पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है, तो पंडित कुंजीलाल दुबे हैं, जो मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है क्योंकि वो पहले, दूसरे, तीसरे, मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष और तीसरे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे। ये 1956 से और 67 तक रहे हैं कंटिन्यू, पहली विधानसभा में, दूसरी में और तीसरी में। इनके बाद में अगर देखेंगे आप तो इनके बाद में जैसे ईश्वरदास रोहिणी हैं, वो भी 2 बार रहे हैं। इसके अलावा श्रीनिवास तिवारी हैं, वो भी 2 बार रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला हैं, राजेंद्र शुक्ला तो ये भी 2 बार रहे हैं। अब एक एक करके देखते हैं। बृजमोहन मिश्र, तो बृजमोहन मिश्रा का जो रहा है, ये मिश्रा है, बृजमोहन मिश्रा, ये रहे हैं 1990 से और 93 तक। 20 मार्च 1990 से 22 दिसंबर 1993 तक रहे हैं और ये 9वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष थे। तो ये लगभग 3 साल रहे हैं। यज्ञदत्त शर्मा ये कितने टाइम रहे हैं? तो ये 7वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष थे। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन की पहला विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा, चौथा, छठा, इस तरीके से। यज्ञदत्त शर्मा 7वीं विधानसभा में थे और ये 1980 से और 83 तक, 83 तक रहे हैं। नर्मदा प्रसाद प्रजापति हैं एनपी, ये 2019 से और 2020 तक रहे हैं और ये 15वीं विधानसभा में रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे नर्मदा प्रसाद प्रजापति। आपको मालूम होगा कि शायद 2003-4 से शुरू से लगभग 20 साल से शिवराज सिंह चौहान रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन बीच में कांग्रेस का टाइम रहा था जब कमलनाथ जी बने थे मुख्यमंत्री, शायद वो साल भर के आसपास रहे। फिर उसके बाद में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला हुआ और वो जो भी प्रकरण रहा पॉलिटिकल रहा वो, लेकिन बीच में ये इनकी रही थी जब ये बने थे नर्मदा प्रसाद प्रजापति 1920 में, 8 जनवरी 2019 से 23 मार्च 2020 तक। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला हैं, ये मार्च 1984 से और मार्च 1985 तक रहे हैं और इसके अलावा ये एक बार और रहे हैं, ये मार्च 1985 से और मार्च 1990 तक रहे हैं। तो 5 मार्च 1984 से और 19 मार्च 1990 तक 7वीं और 8वीं विधानसभा में ये अध्यक्ष रहे हैं, 7वीं और 8वीं में, जबकि यज्ञदत्त शर्मा भी 7वीं में रहे हैं। तो 2 बार सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, क्योंकि एक बार तो इन्होंने पूरे 5 साल ही पूरे किए हैं, बाकी इनमें से किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए हैं।
और अभी प्रेजेंट में कौन है? अभी प्रेजेंट में नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो दिसंबर 2023 से कंटिन्यू है। और अभी 16वीं विधानसभा चल रही है मध्य प्रदेश की, और नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये 19वें विधानसभा अध्यक्ष हैं और 16वीं विधानसभा चल रही है। मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए रतलाम फेमस है। अंगूर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहां पे स्थापित है और ये वाइन वगैरह के प्रोडक्शन के लिए है रतलाम में। एक इंटरनेट का पता एवं एक अद्वितीय संख्या है जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की पहचान करती है। इंटरनेट से जुड़े डिवाइस को दिया जाता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस दिया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और ये डिवाइस की पहचान करता है, डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। जबकि जो डीएनएस है, डीएनएस ये नाम को आईपी में बदलता है। पीपीपी क्या करता है? ये कनेक्शन प्रोटोकॉल है, और यूआरएल एक वेब एड्रेस है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यह आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। प्रोटोकॉल को दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने की अनुमति कौन देता है? दो फाइलों के बीच के लिए एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को अपलोड, डाउनलोड और ट्रांसफर करने की परमिशन देता है। और एचटीएमएल है, ये तो एचटीएमएल तो लैंग्वेज है, एक वेब पेज बनाने की लैंग्वेज है। यूआरएल है, ये एक वेब एड्रेस है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम है ये, तो इसका ए आएगा। आईसीटी के क्वेश्चन है ये। ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण तक पहुंचने की अनुमति देता है, जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये कौन देता है? ये डिजी लॉकर है, भारत सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये डिजी लॉकर, जो डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल संस्करण है उसको स्टोर या एक्सेस करने की सुविधा देता है। जबकि आधार क्या है? ये तो एक पहचान कार्ड है। उमंग ऐप क्या है? सर्विस के लिए है। और ये माई जीओवी क्या है? एक नागरिक भागीदारी पोर्टल है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? देखिए, बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेमोरी होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी कौन सी होती है? रैम। इसमें लोड किया जाता है बूटिंग। जबकि कंपाइलिंग क्या होता है? कंपाइलिंग कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है ये। डीबगिंग क्या है? एक एरर सुधार करना है। और लोडिंग क्या है? एक सामान्य लोडिंग का है, मेमोरी को लोड करने को बूटिंग। जब कोई हैकर किसी अनाधिकृत उपयोगकर्ता को अवैध अनुरोधों के साथ किसी सेवा, उपकरण या किसी संसाधन तक पहुंचने से सीमित करता है, तो इसको क्या कहा जाता है? देखिए, इसको कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस। इस अटैक में क्या होता है? हैकर अवैध रिक्वेस्ट से सर्वर को ओवरलोड कर देता है और फिर एक्सेस रोक देता है। जबकि चोरी छुपे सुनना क्या होता है? ये ईव्स ड्रॉपिंग होता है, ईव्स ड्रॉपिंग। स्नूपिंग क्या होता है? स्नूपिंग डेटा चुराना होता है। और फिशिंग क्या होता है? ईमेल से धोखा देना। किस कलचुरी नरेश को उज्जैनी भुजंग कहा गया है? उज्जैनी भुजंग किसे कहा गया है? इनको मालवा पे विजय प्राप्त की थी, और इनको युवराज देव प्रथम भी कहा जाता है, केयूर वर्ष भी कहा जाता है। और जो कवि थे राजशेखर, उन्होंने दी थी उपाधि ये। राजशेखर कवि थे, उन्होंने उपाधि दी थी ये कलचुरी नरेश युवराज देव फर्स्ट को उज्जैनी भुजंग की। ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए देवी से प्रार्थना की गई थी, इसको किसने लिखी थी? देखिए, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब प्रेयर्स की गई कि ये ब्रिटिश रूल खत्म किया जाए, लोग परेशान थे, तो इसमें जो माँ दुर्गा है उनसे प्रेयर की जाती थी कि ये ब्रिटिश रूल खत्म हो।
और ये प्रेयर्स लिखी गई थी जो गढ़मंडला के शासक थे, राजा शंकर शाह। गढ़मंडला के शासक थे राजा शंकर शाह, उन्होंने लिखी थी ये। और बाद में 1857 की जब क्रांति हुई, इसमें शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इनको तोप से उड़ा दिया गया था। अगरिया जनजाति अपने किस काम के लिए जानी जाती है? अगरिया जनजाति है, इसको कहा जाता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग होता है जो लोहे के खदान वगैरह या उनको गलाना हो, लौह शिल्प, उसके लिए फेमस है अगरिया जनजाति। काले पत्थर से लोहा निकाल के औजार बनाना, ये इनकी पारंपरिक जीविका भी रही है किसी टाइम पे। शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई? शरद जोशी एक प्रमुख व्यंग्यकार रहे हैं, व्यंग रचनाएं लिखी है उन्होंने, जैसे जीप पर सवार इल्लियां, अंधों का हाथी, एक था गधा, लाठी और भैंस, ये उनकी रचना नहीं है। जीप पे सवार इल्लियां, अंधों का हाथी, एक था गधा, ये सब इनकी व्यंग रचनाएं रही है। लाठी और भैंस ये नहीं है। सास बहू सहस्त्र बाहु के मंदिर का निर्माण कच्छप घात वंश के किस राजा ने करवाया था? ग्वालियर का है ये, ग्वालियर का है सास बहू मंदिर, और इसका निर्माण कच्छप घात वंश के राजा महिपाल ने करवाया था 1093 ईस्वी में। बड़ा मंदिर है इसमें, वो सास को के लिए है, और जो उनकी पत्नी थी राजा महिपाल, उनके लिए था। और छोटा जो उनकी बहू थी उसके लिए बनवाया था इन्होंने, राजा महिपाल ने। ग्वालियर में है ये। अमृतलाल वेगड़ कौन थे? अमृतलाल वेगड़ है, ये एक चित्रकार थे, हिंदी गुजराती लेखक थे, चित्रकार थे, और इन्होंने नर्मदा यात्रा का चित्रण और पर्यावरण चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। और जबलपुर से संबंध रहा है अमृतलाल वेगड़ का, स्पेशली जो वाटर कलर हैं उसमें माहिर थे ये। निम्नलिखित में से कब मध्य प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत की गई? पंचायती राज की शुरुआत कब की गई मध्य प्रदेश में? पंचायती राज देखिए, जो चाहे नए एक्ट ऐड किए हैं ना हमारे सिलेबस में, गोवंश अधिनियम, SC ST, पंचायती राज, इन सब पे सेपरेट टेस्ट करवाया गया है पहले भी, और आगे भी आपको करवाए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। इन पे जो सेपरेट आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में की थी, जब बलवंत राय मेहता कमेटी बनी और उसकी सिफारिशों के आधार पर की गई थी, और यहीं से भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश की दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। देखिए यहां पूछा है मध्य प्रदेश की, क्योंकि दीनदयाल अंत्योदय योजना कई है। एक दीनदयाल अंत्योदय योजना है जो इसमें काम है आवास वगैरह के लिए, जो गरीब हैं या जो भिखारी है उनके लिए आवास वगैरह के लिए है। और दूसरा जो है वो इसमें रोजगार के लिए भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार से संबंधित है। ये गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार मध्य प्रदेश की एक सेंटर लेवल पे हो रहा है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये फरवरी मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? मध्य प्रदेश में ये भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें एंडरसन भाग गया था, ये 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 में हुई थी। यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, काफी लोगों की जान गई थी। मध्य प्रदेश में ओरछा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओरछा है, यहाँ राजा राम मंदिर भी है, ओरछा में कई टेम्पल वगैरह, इनके लिए ये फेमस है। ओरछा काफी सुंदर जगह है, टीकमगढ़, ओरछा
मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है फिकस बेंगालेंसिस है। फिकस बेंगालेंसिस ये मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है और इस फिकस बेंगालेंसिस को 1981 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। बरगद इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। मध्य प्रदेश में बाघ की पहली गणना कब हुई थी? मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहा जाता है। जब बाघ की पहली गणना जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था उस टाइम हुई थी 1973 में। गुर्जर प्रतिहार राजवंश संबंधित था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ये मालवा क्षेत्र पे राज किया था इन्होंने और 8वीं से 11वीं शताब्दी तक ये सक्रिय था और उज्जैन इनकी कैपिटल थी। 8वीं से 11वीं शताब्दी तक राज किया था। मालवा और उज्जैन इनका प्रमुख केंद्र था गुर्जर प्रतिहार राजवंश का। उदयगिरी की गुफाएं संबंधित है। उदयगिरी की गुफाएं हैं ये 4वीं-5वीं सेंचुरी के टाइम की है, जहां भगवान विष्णु और शिव की मूर्तियां और शिलालेख पाए जाते हैं और ये गुप्त साम्राज्य की जो कला है उसका एक काफी उत्कृष्ट एग्जाम्पल माना जाता है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना जिले में है और ये 5वीं शताब्दी का है। हिंदू मंदिर शैली का ये शुरुआती एग्जाम्पल माना जाता है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में है ये। घोटुल प्रथा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? घोटुल में सम्मिलित होने वाली लड़कियां मुटियारी कही जाती है। घोटुल प्रथा में जो सम्मिलित होती है लड़कियां उनको मुटियारी कहा जाता है। घोटुल मध्य प्रदेश में गोंड और मुरिया जनजाति की एक सामाजिक प्रथा है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार। घोटुल में सम्मिलित होने वाले लड़के चेलिक कहलाते हैं। वेरियर एल्विन ने घोटुल प्रथा की विस्तृत विवेचना की है। देखिए इनमें से सही कौन सा है। एक घोटुल मध्य प्रदेश में ये गोंड और मुरिया जनजातियों की सामाजिक प्रथा है। ये युवा शिक्षा और सामाजिकता सीखते हैं। वेरियर एल्विन ने इसकी विस्तार से चर्चा की है और लड़के लड़कियों के नाम भी सही है इसमें, तो ये सभी इसमें सही है। मध्य प्रदेश के किस स्थान से 1923 में झंडा सत्याग्रह, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। झंडा सत्याग्रह का जबलपुर से शुरू हुआ था। झंडा सत्याग्रह ब्रिटिश झंडे के विरोध में भारतीय झंडा फहराया गया था और यह स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटना थी और ये शुरू हुआ था जबलपुर से 1923 में। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसी का हिस्सा था ये भी, असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही झंडा सत्याग्रह। मानधाता मेला का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? मानधाता मेला है ये ओंकारेश्वर में आयोजित किया जाता है और एक शिव भक्तों के लिए फेमस है ये मानधाता मेला। जो भोले के भक्त हैं, शिव भक्त, उनके लिए है। नर्मदा नदी के तट पे आयोजित होता है ओंकारेश्वर में। और ओंकारेश्वर कहाँ है? खंडवा जिले में। कुमार गंधर्व किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कुमार गंधर्व ये आयोजन कहाँ पे किया जाता है? इस समारोह का आयोजन कुमार गंधर्व है, पंडित कुमार गंधर्व की स्मृति में किया जाता है कार्यक्रम। और वो एक शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे कुमार गंधर्व, पंडित कुमार गंधर्व। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रहता है इन पे और ये देवास में आयोजन किया जाता है इसका, क्योंकि देवास पंडित कुमार गंधर्व की जन्म स्थली थी। निम्नलिखित वन प्रकारों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किसका है? मध्य प्रदेश में सागौन या शुष्क पतझड़ वन सबसे अधिक एरिया घेरते हैं। जलवायु और मिट्टी के अनुकूलन भी है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तरी मध्य प्रदेश में कौन सी घटना घटित होती है? मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। अगर वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश करवाया है, चैनल पे अवेलेबल है, देख लीजिएगा। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है आपको ग्रुप में भेज दिया है पूरा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो वही पूछा है
कर्क रेखा पे जब परपेंडिकुलर होती है, सीधी लंबवत होती है, तब उत्तरी मध्य प्रदेश जो ऊपर का एरिया है उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। लगभग 20-21 जून के आसपास गर्मी में ये ग्रीष्म संक्रांति और टेम्परेचर 45 के आसपास पहुंच जाता है। बालाघाट के मैंगनीज का भंडार किस शैल समूह से संचित है? बालाघाट में जो मैंगनीज के भंडार हैं वो कौन से शैल ग्रुप के हैं? बालाघाट में जो ये हैं ये प्राचीन अवसादी चट्टानों से के हैं। कौन से? प्राचीन आदिवासी अवसादी चट्टानों के हैं और खनिज संसाधन मध्य प्रदेश में काफी है। तो ये मैंगनीज प्राचीन अवसादी चट्टान, और प्राचीन अवसादी चट्टान कौन सी है? धारवाड़ शैल। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, और 2 बार वीडियो देखने के बाद फिर जो आपको इसका पीडीएफ भेजा जाता है डिटेल सॉल्यूशन वो पढ़िएगा और उसके बाद में प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। मार्च 2023 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई कुल विद्युत में तापीय विद्युत का हिस्सा कितना है? ये मार्च 2023 देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पुराने डेटा या पुराना है। ये लेटेस्ट जो भी आपको यहाँ मिलेगा वो लेटेस्ट ही मिलेगा। इसमें 2023 के ही लेटेस्ट डेटा है और उसके अकॉर्डिंग जो तापीय विद्युत है, वैसे तो चेक कर सकते हैं हम वेबसाइट पर जाके, लेकिन ऑफिशियल जो रिपोर्ट आती है वो मार्च 2023 की आई है और अब आएगी नई। इसमें जो थर्मल से बिजली पैदा की जाती है उसका पूछा है। एक टाइम पे ये 70% से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था, लेकिन जब से सोलर रिन्यूएबल इस पे फोकस दिया जा रहा है स्पेशली पिछले 5-6 साल में, तब से ये कम होता गया है और अब ये कितना हो गया है? 62.54, 62.5 हो गया है ये। मध्य प्रदेश में दीन बंधु योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये दीन बंधु योजना है, ये भी मध्य प्रदेश का पूछा है। केंद्र सरकार की भी एक दीन बंधु योजना है। केंद्र सरकार की जो दीन बंधु योजना है वो फुटपाथ पे रहने वाले या जो भीख मांगने वाले हैं उनके संबंध में है, और उसी योजना के तहत मध्य प्रदेश में भी दीन बंधु योजना के तहत पहले इंदौर डिवीजन में जो भीख मांगने वाले हैं इनके पुनर्वास के लिए ये काम किया गया था आवास वगैरह का। लेकिन अभी जो ये पूछा है ये बिजली बिल माफी या सब्सिडी से संबंधित है जो गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किया है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, और इसमें क्राइटेरिया सभी के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का संजय गांधी तापीय विद्युत गृह बीरसिंहपुर किस जिले में स्थित है? ये पावर जनरेशन कंपनी है मध्य प्रदेश की, और इसका जो संजय गांधी तापीय विद्युत गृह है ये कहाँ है? बीरसिंहपुर में है। और बीरसिंहपुर किस जिले में है ये हमसे पूछा है, तो बीरसिंहपुर उमरिया जिले में है। और यहाँ से देखिए 2 × 410 और फिर इसके बाद में 500 मेगावाट ये प्लांट है यहाँ पे। तो ये 800, ये हो गया कितना? 840 और 500 1340 मेगावाट यहाँ से होता है इसका उत्पादन। तो संजय गांधी तापीय विद्युत स्टेशन उमरिया जिले के बीरसिंहपुर में है। और यहीं पे एक रिवर और है, सोन नदी, सोन रिवर है यहीं पे है। मैकल रेंज मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से फैली हुई है? मैकल श्रेणी मुख्य रूप से ये जहां अमरकंटक है, अनूपपुर जिले में है अमरकंटक, उसके अलावा ये मंडला, बालाघाट इनमें फैली हुई है। और ये सतपुड़ा पर्वतमाला का जो ईस्टर्न विस्तार है वो है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो या नर्मदा सोन नदी हो, वो भी इसी का हिस्सा है। मंडला, बालाघाट, अनूपपुर भी इसका करेक्ट आंसर है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। पढ़ना जरूरी है कि हम कितना पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने रिवीजन कितना किया है। थैंक यू, नमस्कार।